हेलो फ्रेंड्स, आज हम एस्टेट 2018 पीजीटी का पेपर डिस्कस करेंगे यहाँ पर हम केमिस्ट्री के क्वेश्चन विद एक्सप्लेनेशन करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे सामने है वो है टी हाफ ऑफ द रिएक्शन इज डबल एट द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्शन इज डबल, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। अगर आपको इस तरीके का कोई क्वेश्चन मिलता है जिसमें रिएक्शन की हाफ लाइफ और रिएक्शन की इनिशियल कंसंट्रेशन दोनों ही एक दूसरे के पैरेलल चल रही है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल चल रही है, जैसे कि यहाँ देख रहे हैं हाफ लाइफ रिएक्शन की डबल हो रही है तो इनिशियल कंसंट्रेशन भी डबल हो रही है, तो ऐसे जो रिएक्शन होगी उसका ऑर्डर हमेशा जीरो ऑर्डर रिएक्शन होगा। चलिए इसके लिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जो रिलेशनशिप है हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन के बीच में, वो ये रिलेशन है कि टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन की पावर n-1। अगर यहाँ पे आप n की वैल्यू 0 पुट करेंगे और इस इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो देखेंगे टी हाफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन के लिए। किसके लिए? n=0 के लिए। तो ये सेम यही केस हमारा यहाँ पे दिया गया है कि टी हाफ डबल हो रहा है, कंसंट्रेशन भी रिएक्शन की डबल हो रही है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा? जीरो ऑर्डर हो जाएगा रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल ऑफ द फॉलोइंग इज। हमें यहाँ पे 4 एलिमेंट दिए, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। इन चारों एलिमेंट का हमें बताना है क्या करेक्ट ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ 2s ऑर्बिटल। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो एलिमेंट दिए हैं हमें सबसे पहले उनका एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। अगर हम यहाँ पे उनका एटॉमिक नंबर देखते हैं तो पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, सोडियम का 11, लिथियम का 3 और हाइड्रोजन का 1 है। इस एटॉमिक नंबर को देखते हुए हमें पता चल रहा है कि जो एटॉमिक नंबर के साथ आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वो भी पोटेशियम का सबसे ज्यादा होगा और हाइड्रोजन का जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो सबसे कम होगा। अब जिसका जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उसका 2s ऑर्बिटल उसकी तरफ उतना ही ज्यादा अट्रैक्टेड होगा और जिसका जितना कम न्यूक्लियर चार्ज होगा उसका 2s ऑर्बिटल आप कहेंगे उसकी तरफ उतना ही कम अट्रैक्ट होगा। जिसका ऑर्बिटल जितना ज्यादा अट्रैक्ट होगा वो उसके उतना ही ज्यादा क्लोज चला जाएगा और क्लोज चला जाएगा तो क्या होगा? उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। तो क्लोजर इज द ऑर्बिटल ऑफ द क्लोजर इज द ऑर्बिटल टू द न्यूक्लियस। अगर क्लोजर होगा तो लेस विल बी द एनर्जी। तो यहाँ पे ये ऑर्डर जो है ये एटॉमिक नंबर के लिए दिया गया है, तो एनर्जी का ऑर्डर इसका रिवर्स होने जो करेक्ट ऑप्शन होगा आंसर क्या होगा? वो ये होगा ऑप्शन 2। हाइड्रोजन की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, देन लिथियम, देन सोडियम और पोटेशियम की ऑर्डर ऑफ एनर्जी क्या होगा? सबसे कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट। ग्रुप 15 के एलिमेंट में हमें स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट बताना है। कुछ हाइड्राइड्स हमें गिवन है, यहाँ पे अमोनिया दिया है, हमें आर्सेनिक हाइड्राइड दिया, बिस्मिथ हाइड्राइड दिया और फास्फोरिक हाइड्राइड दिया। देखिए जैसे हम डाउन द ग्रुप जाएंगे ग्रुप 15 के एलिमेंट के अंदर हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा नाइट्रोजन है वो सबसे ऊपर है, देन फास्फोरस, फिर आर्सेनिक और फिर बिस्मिथ। यहाँ पे डाउन द ग्रुप जाने पर सेंट्रल मेटल एटम का साइज इंक्रीज होगा। साइज इंक्रीज होने से जो इसकी बॉन्डिंग बनेगी हाइड्रोजन के साथ वो वीक बॉन्डिंग बनेगी और वीक बॉन्डिंग को ब्रेक करना क्या होगा? इजी होगा, उसके लिए लेस एनर्जी की हमें नीड होगी। तो यानी कि यहाँ पे बिस्मिथ हाइड्राइड के लिए जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी चाहिए हमें सबसे कम चाहिए, इसीलिए ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और वहीं पे अमोनिया जो है माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। दिस विल बी माइल्ड एंड दिस विल बी स्ट्रॉन्गेस्ट। दिस इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेल्टा जी नॉट इज करेक्टली रिलेटेड टू ई नॉट सेल। इनमें से कौन सा रिलेशन सही है डेल्टा जी नॉट और ई नॉट सेल के लिए? तो ये क्वेश्चन जो है फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें हमें पता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट सेल, ये रिलेशन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग मेटेलिक रिएक्टर इज। हमें कुछ एलिमेंट दिए उनके हमें मेटेलिक रिएक्टर का ऑर्डर बताना है क्या होगा। तो हमारे एलिमेंट है फास्फोरस, सिलिकॉन, बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये हमारे एलिमेंट्स हैं। तो देखिए इनमें जो फास्फोरस है वो नॉन मेटल है, जो सिलिकॉन है मेटलॉइड है और बेरिलियम, मैग्नीशियम, सोडियम मेटल है। तो नॉन मेटल का मेटेलिक रिएक्टर सबसे कम होगा, फिर सिलिकॉन जो मेटलॉइड है उसका थोड़ा बढ़ जाएगा और ये मेटल है तो इनका मेटेलिक रिएक्टर और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इनमें तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, इनमें तो हम आसानी से बता सकते हैं इसका लिस्ट होगा, इसका थोड़ा सा बढ़ जाएगा। इन तीनों का कंपैरिजन कैसे करें? देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कि सोडियम
के बाद पीरियड में मैग्नीशियम आता है और बेरिलियम के बाद ग्रुप में मैग्नीशियम आता है। तो जब हम इन दोनों का कंपैरिजन करते हैं, सबसे पहले बेरिलियम और मैग्नीशियम में डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा। तो बेरिलियम का मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा, मैग्नीशियम का क्या होगा, ज्यादा होगा। फिर यहाँ पे देखते हैं सोडियम और मैग्नीशियम में जब लेफ्ट टू राइट जाएंगे हम, तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाने में मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। तो सोडियम का क्या होगा, ज्यादा होगा, मैग्नीशियम का मेटेलिक कैरेक्टर कम होगा। तो हाईएस्ट मेटेलिक कैरेक्टर किसका होगा, हमारा सोडियम का। मैग्नीशियम का उससे कम हो जाएगा और उससे भी कम किसका हो जाएगा, बेरिलियम का। ओके, तो करेक्ट ऑर्डर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस का सबसे कम, फिर सिलिकॉन का, उससे बढ़कर बेरिलियम का, उससे ज्यादा मैग्नीशियम का और उससे भी ज्यादा सोडियम का। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 96, लैम्डा नॉट फॉर सोडियम क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड एंड सोडियम एसीटेट आर 126.4, 425.9 and 91.0 Siemens centimeter square per mole respectively. Then lambda naught for hydrogen acetate is, ये आपको ऑप्शन दिए, इनमें से हमें करेक्ट आंसर चूज करना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसके, यहाँ पे हमें हाइड्रोजन एसीटेट निकालना है, हमें सोडियम क्लोराइड HCl और सोडियम एसीटेट दिया। देखिए हमें H और AC चाहिए, तो H यहाँ है और AC यहाँ, इन दोनों को ऐड कर दीजिए। जो बाकी बच गए उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। बस यही जो उनकी वैल्यू गिवन है उनके हमें लैम्डा नॉट वैल्यूज को इन दोनों की ऐड करनी है और इसकी हमें सब्ट्रैक्ट करनी है और इसको सॉल्व कर लेना है। हमारे पास आ जाएगा 390.5 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 3। n इक्वल टू 3 के लिए देखिए 3 के लिए हमारे पास कौन कौन से बनेंगे, 3s बनेगा, 3p बनेगा और 3d बनेगा। s में कितना होगा, ऑर्बिटल 1 होगा, p में 3 होंगे और d में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो इन तीनों का टोटल हम जब करेंगे 5 + 3 8 और +1 9, तो हमारा यहाँ पे 9 आंसर यानी ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीरियम एंड यटरबियम शो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन इन यूवी रीजन, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन इज नॉट करेक्ट फॉर इट। पहले हमें इनके बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। एक बार हम ऑप्शन देख लेते हैं फिर हमें पता चल जाए। देखिए जो ये सीरियम और यटरबियम होते हैं, इनके एक बार एक्सप्लेनेशन देख करके हम इनके ऑप्शंस में से फाइंड कर लेंगे इजिली क्या है। सीरियम का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो F1 होता है, यटरबियम +3 में यटरबियम का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन F8 होता है। F1 और F8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ये कलरलेस होते हैं, और क्योंकि ये कलरलेस इसलिए भी हैं कि ये विजुअल रीजन में कोई एब्जॉर्प्शन शो नहीं करते। अब यहाँ पे ये विजुअल रीजन में एब्जॉर्प्शन शो नहीं करते, लेकिन यूवी रीजन में स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन देते हैं, और इनका जो एब्जॉर्प्शन का ट्रांजिशन हमें मिलता है वो 4F to 5D मिलता है, फ्रॉम 4F to 5D। इनके स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन के हमारे पास 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि इनके लिए डेल्टा L का वैल्यू 1 होता है, यानी कि ये अलाउडेड ट्रांजिशन होती है। दूसरा जो अलाउडेड ट्रांजिशन होती है वो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन शो करती हैं फॉरबिडन ट्रांजिशन के कंपैरिजन में। और सेकंड रीजन ये है कि जो इनका प्रमोशन होता है इलेक्ट्रॉन्स का, प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज आयन इज इजियर देन फॉर अदर आयंस। तो अदर आयंस के कंपैरिजन में इन आयंस का प्रमोशन, इलेक्ट्रॉन्स का प्रमोशन क्या होगा इन आयंस के अंदर आसानी से हो जाएगा। साथ में यहाँ एक चीज और देखने के लिए है कि अगर F1 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए और F8 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, तो ये तो हो जाएगा एम्प्टी और ये हो जाएगा हाफ फुल शेल। एम्प्टी और हाफ फुल शेल दोनों की स्टेबिलिटी क्या होगी, बढ़ जाएगी, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी उन्हें मिल जाएगी। तो जो FD पिक्स होंगी वो ब्रॉड हो जाएंगी FF पिक्स के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे हमारे जो ऑप्शन है हमें नॉट करेक्ट चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन जो था ट्रांजिशन अकर फ्रॉम 4F to 5D राइट है। डेल्टा L का वैल्यू 1 है, अलाउडेड ट्रांजिशन है यानी कि ये भी राइट है। और प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज आयन इज डिफिकल्ट देन फॉर अदर आयन, ये रॉन्ग, डिफिकल्ट नहीं ईजियर होता है। और FD पिक्स इनके लिए ब्रॉड होती है, FF पिक्स नैरो होती हैं।
तो एफडी पिक्स ब्रॉड है, ये भी हमारा राइट है। तो रॉन्ग जो हमें नॉट करेक्ट वाला चूज करना है वो थर्ड ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 99, द स्टेप वाइज एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर रिलेटेड एज। हमें स्टेप वाइज और ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए उनके लिए रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले हमें इनके बारे में पता होना चाहिए। तो देखिए स्टेप वाइज जो स्टेबिलिटी कांस्टेंट होता है वो क्या होता है? जब हमारे पास कोई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स दिया हो और उस ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में एक ट्रांजिशन मेटल हो और वो चारों ओर से वाटर मॉलिक्यूल से सराउंडेड हो, वाटर लिगेंड से सराउंडेड हो, तो उसमें वाटर लिगेंड को रिप्लेस करते हैं हम किसी अदर लिगेंड के साथ। तो वहाँ पे हमें जब वो रिप्लेसमेंट की जाती है तो एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलता है और एक स्टेप में एक बार में एक ही वाटर मॉलिक्यूल को हम रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि यहाँ पे 6 वाटर मॉलिक्यूल लगे हैं, 6 वाटर मॉलिक्यूल लिगेंड्स लगे हैं। तो एक लिगेंड को एक बार में हटाने के लिए एक स्टेबिलिटी कांस्टेंट आएगा, 6 को हटाना है तो 6 स्टेबिलिटी कांस्टेंट आएंगे हमारे पास। ये होंगे हमारे स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। और इस पूरे रिएक्शन के लिए जब 6 के 6 हट जाएंगे हम ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट चेक करेंगे तो वो हमारा होगा ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट। तो देखिए इस रिएक्शन में जब हमने एक अमोनिया को रिप्लेस किया यहाँ पे तो यहाँ एक स्टेबिलिटी कांस्टेंट आता है हमारे पास। तो इसी तरीके से ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट को हम जब ऑब्टेन करेंगे तो हमें कैसे मिलेगा? मल्टीप्लाई करके। किनको मल्टीप्लाई करके? स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके। यानी हमारा जो ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो भी हम मान रहे हैं बीटा के या जो भी जितने भी स्टेप के लिए है वो उतने ही स्टेप्स की स्टेप वाइज कांस्टेंट को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके हम निकाल लेंगे। ओके, तो यहाँ पे जैसे कि हमारे पास बीटा 4 दिया है इन्होंने ओवरऑल स्टेबिलिटी कांस्टेंट यानी 4 स्टेप के लिए। तो ये हमारा कैसे निकलेगा? K1 K2 K3 K4 इन सभी को मल्टीप्लाई करके निकलेगा। तो ऑप्शन बी हमारा सेकेंड नंबर का जो है ये करेक्ट हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन है द आइसोऑक्टेन इज। ऑप्शन है 3 मिथाइल हेप्टेन, 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, 2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन, 4 मिथाइल हेप्टेन। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर 3 2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। ये 3 मिथाइल हेप्टेन के, ये 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन है हमारा और ये 2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन और ये 4 मिथाइल हेप्टेन। अगर यहाँ 4 की जगह 2 मिथाइल हेप्टेन होता तो वो भी आइसोऑक्टेन में कंसीडर हो जाता, बट यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है 2,2,4 ट्राइमिथाइल पेंटेन। इसको आइसोऑक्टेन माना गया है क्योंकि ये C8H18 का एक आइसोमर है और इसके लिए इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि ये गैसोलीन का कंपोनेंट होता है जो कि फ्यूल नॉक रेजिस्टेंस को इंक्रीज करने के लिए यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 101, डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज इंक्रीज्ड फ्रैगिलिटी ऑफ आरबीसीज एंड मस्कुलर वीकनेस। इसका राइट आंसर होगा विटामिन ई। विटामिन ई की कमी से फ्रैगिलिटी ऑफ आरबीसीज एंड मस्कुलर वीकनेस आती है। क्वेश्चन नंबर 102, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आयन में, इसमें हमें बताना है स्क्वायर प्लेनर जो प्लेटिनम का टेट्रासाइनो कंपाउंड दिया है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं। प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर 78 होता है और प्लेटिनम +2 के लिए हमें 76 के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पे जब इसके हम यहाँ पे 5D में देखते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अनपेयर्ड है। जब साइनाइड के अप्रोच में आएगा तो ये पेयरिंग अप कर लेंगे और यहाँ पे जो स्क्वायर प्लेनर के लिए इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन बनेगी और इसलिए यहाँ पे साइनाइड एक तो D ऑर्बिटल में, एक S में और 2 P में अपनी बॉन्डिंग कर लेंगे और इस तरीके से DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होते हुए यहाँ पे सारे के सारे पेयर अप हो जाएंगे, कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं बचेगा। तो यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो जाएंगे। नेक्स्ट है 103, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट इज यूज्ड। तो हमें यहाँ 4 रिएजेंट दिए गए हैं, टॉलन रिएजेंट, बेयर रिएजेंट, फेलिंग है, फेलिंग में। इनमें से किस में सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट का यूज होता है? देखिए जो टॉलन रिएजेंट है ये एक अमोनिकल सोल्यूशन होता है सिल्वर आयंस का, जो कि सिल्वर ऑक्साइड और अमोनिया को डिसॉल्व करके प्रिपेयर किया जाता है। जो बेयर्स रिएजेंट होता है वो एक्वस पोटाशियम परमैंगनेट का सोल्यूशन होता है, जिसके अंदर रिएजेंट क्या रहता है? एक्वस पोटाशियम परमैंगनेट। फेलिंग ए जो है वो कॉपर आयन का अल्कलाइन सोल्यूशन होता है
जिसके अंदर कॉपर +2 सल्फेट एक रिएजेंट के तौर पे कार्य करता है, जिसका डीप ब्लू कलर होता है, एक्वा सोल्यूशन होता है जो कि। और फेलिंग बी में हमारे पास क्या होता है, कलरलेस एक्वस पोटाशियम सोडियम टार्ट्रेट होता है, या जो कि यहाँ पे सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट लिखा है वही होता है, जिसे हम रोलेस सॉल्ट भी बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन का जो हमारा आंसर होगा वो होगा फेलिंग बी, दिस इज द करेक्ट। फिर हम चलते हैं 104 की तरफ। यहाँ पे हमें एक एसिटाइलिन दिया है, इसका हमें वाटर एडिशन करना है इन द प्रेजेंस ऑफ मर्करी आयन एंड हाइड्रोजन आयन और हीट करना है। ये मर्करी आयन हमें मर्क्यूरिक सल्फेट से मिलता है HgSO4 से, और H+ आयन हमें सल्फ्यूरिक एसिड से मिलता है। जब हम किसी एल्काइन के ऊपर वाटर का एडिशन करता है तो मोस्टली हमें वो कीटोन देता है, बट एक्सेप्शनल कहाँ है, यहाँ पे एसिटाइलिन दिया पर्टिकुलर। एल्काइन कोई और होता इसकी जगह तो हमें कीटोन मिलता, लेकिन एसिटाइलिन है तो ये हमें एल्डिहाइड देगा। तो यहाँ पे ये अल्कोहल है, ये कीटोन है, ये एल्डिहाइड है, और ये हमारा एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा एसिटाइलिन होगा वाटर एडिशन में हमें क्या देगा, एल्डिहाइड देगा। क्वेश्चन नंबर 105, द थर्मल साइक्लाइजेशन ऑफ ट्रांस 2,4-हेक्साडाइन गिव्स। अगर हम थर्मल साइक्लाइजेशन यानी हीट देकर साइक्लाइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा। देखिए, जब भी हम साइक्लाइजेशन करेंगे 2,4-हेक्साडाइन का, और वो भी ट्रांस कंडीशन में, दोनों ही ट्रांस की हैं, तो हमें मिलेगा साइक्लोब्यूटीन। साइक्लोब्यूटीन तो मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर आप हीट से साइक्लाइजेशन करेंगे तो मिलेगा ट्रांस, और अगर हम करेंगे लाइट की प्रेजेंस में साइक्लाइजेशन तो हमें मिलेगा सिस मिथाइल वाला। तो यहाँ पे क्योंकि थर्मल साइक्लाइजेशन की बात की गई है, तो यानी हीट की प्रेजेंस में हो रहा है, तो हमें सिर्फ कौन सा मिलेगा, ट्रांस वाला, ओनली ट्रांस 3,4-डाइमिथाइल साइक्लोब्यूटीन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, rate is equal to P into ZAB into e⁻⁻ in this equation the P represent। देखिए, ये जो इक्वेशन है ये अर्हेनियस इक्वेशन है, इसमें P Z की जगह समटाइम A मेंशन होता है, A किसके इक्वल है, P into Z के इक्वल, और समटाइम इसको पूरा एलेबोरेट करके लिखा जाता है। यहाँ पे हमारा जो रेट है वो स्पेसिफिक रेट या रेट कांस्टेंट है। P हमारा स्टीरिक फैक्टर है, जिसको प्रोबेबिलिटी फैक्टर या ओरिएंटेशन फैक्टर भी कह सकते हैं। Z हमारा नंबर ऑफ बाइनरी कोलिजन पर यूनिट टाइम है। E रेज टू पावर जो -E है, ये E तो एल्गोरिथम के लिए यूज हुआ है, -E ये एक्टिवेशन एनर्जी है, R हमारा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, और T जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। यहाँ पे P पूछा था, P क्या है, हमारा स्टीरिक फैक्टर, प्रोबेबिलिटी फैक्टर या ओरिएंटेशन फैक्टर है। क्वेश्चन नंबर 107, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, जिंक, कॉपर, स्कैंडियम, निकल। राइट आंसर इज जिंक। वाई जिंक, बिकॉज जितने ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी कंपाउंड या एटम के पास, उतने ही एक्सटेंसिव उसकी मेटालिक बॉन्डिंग होगी, और जितनी एक्सटेंसिव मेटालिक बॉन्डिंग होगी उतना ही हाईएस्ट उसका एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं जिंक के पास कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जीरो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या अब्सेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ही इसका लिस्ट एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन होगा। अगर हम देखें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी एक्सचेंज when a compound's bond are broken and the compound atoms are reduced to individual atoms in gaseous phase। जब किसी कंपाउंड के सारे एटम्स ब्रेक हो जाते हैं और इंडिविजुअल एटम्स की फॉर्म में वो रिड्यूस हो जाते हैं गैसियस फेज के अंदर, तो वहाँ पे जो एनर्जी की नीड होती है वही एनर्जी नीड क्या कहलाती है, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहलाती है, और ये हमेशा पॉजिटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 108, द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन इज। तो यहाँ पे देखते हैं मीथेन का जब हम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कंबशन करेंगे तो हमें मिलेगा वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2।
तो यहाँ पे 1 मोल मीथेन 2 मोल वाटर मॉलिक्यूल दे रही है, हमें 2 मोल वाटर दे रही है। तो 1 मोल मीथेन का हमें वेट दिया है 16 ग्राम। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं तो कि 16 ग्राम ऑक्सीजन हमें कितना वाटर देगी, 2 मोल वाटर, यानी 36 ग्राम वाटर हमें यहाँ पे मिलने वाला है। 1 मोल वाटर का वेट होता है 18 ग्राम, तो 2 मोल वाटर का वेट हो जाएगा 36 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन 109, विद डाइल्यूशन द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन। देखिए यहाँ मोलर कंडक्टिविटी की बात की है, तो डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी हमेशा इंक्रीज होगी। क्यों इंक्रीज होगी? क्योंकि मोलर कंडक्टिविटी मोल्स पे डिपेंड करती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं 1 मोल्स ऑफ आयंस की। देखिए जब हम 1 मोल आयन लेकर उसको वाटर में डिजोल्व कर लेंगे, तो और वाटर जब उसमें ऐड किया जाएगा, उसका डाइल्यूशन किया जाएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स तो सेम ही रहने वाला है ना, 1 मोल। हाँ, उसका जो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज होने से उनकी जो 1 मोल आयंस है उनकी मोबिलिटी, यानी उनको मूवमेंट करने के लिए ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा। ज़्यादा स्पेस मिलेगा तो उनकी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं नॉर्मल कंडक्टिविटी की, जो कि नंबर ऑफ आयंस पर ml पे डिपेंड करती है, वो डिक्रीज हो जाती। बट यहाँ बात हो रही है मोलर कंडक्टिविटी की, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो इनमें से हमें बताना है कि कौन स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा हमारा, डाइमिथाइलमाइन, ट्राइमिथाइलमाइन, अमोनिया या एनिलीन। तो राइट आंसर इज डाइमिथाइलमाइन, दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। डाइमिथाइलमाइन बिकॉज यहाँ पे एक तो हिंड्रेंस जो है वो लेस हिंड्रेंस है। अमोनिया तो वीकेस्ट बेस है ही, हमें पता है। ट्राइथाइल में और एनिलीन में देखा जाए तो यहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए ये वीक बेस होंगे। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो होगा वो डाइमिथाइलमाइन ही होगा। मिथाइल की जो हिंड्रेंस है वो इथाइल और बेंजीन रिंग के कंपैरिजन में कम है।